आज मैं आपको पाठ 15 मेघ आए पढ़ाने जा रही हूँ। ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने बादलों के आगमन की तुलना सज धज कर आने वाले शहरी मेहमान से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, उसी उल्लास को मेघ रूपी शहरी मेहमान के आने पर दिखाया गया है। एक साल बाद आए इस मेहमान को देखकर एक ओर स्वागत सत्कार और उल्लास का वातावरण है, वहीं दूसरी ओर लंबे समय के बाद आने के कारण कुछ शिकायतें भी हैं। पहला देखते हैं। पहला काव्यांश है। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। इस पहले काव्यांश में कवि कह रहे हैं, कवि बादलों को शहरी मेहमान के रूप में चित्रित करते हुए कहता है कि बादल सज धज कर आए हैं, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। कवि कह रहा है कि बादल खूब सज धज कर आए हैं, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, उनके आगे आगे हवा नाचते और गाते हुए चल रही है, अर्थात अगवानी करते हुए शीतल हवा बह रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। इस शहरी मेहमान को देखने के लिए गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। जैसे जब किसी गांव में कोई मेहमान या दामाद आता है तो उसको देखने के लिए लोग आगे आगे चलने लगते हैं, दरवाजे खिड़कियां खोलने लगते हैं। उसी तरह जब आकाश में मेघ छा गया तो सभी लोग गांव में खिड़कियां खोल खोल कर देखने लगे। वर्षा ऋतु में आकाश में काले काले बादल घिर आए हैं, जिन्हें देखकर लगता है, कवि को ऐसा लगता है कि गांव में कोई शहरी मेहमान आया हुआ है, अर्थात बादल भी दामाद की तरह सज धज कर गांव में आया हुआ है। गांव में मेघ का स्वागत मेहमान की तरह किया जाता है, क्योंकि गांव में वर्षा लाने वाले मेघों का बहुत महत्व है। जैसे मेहमान के आने से घर के लोग हर्षित हो उठते हैं, वैसे ही गांव के लोग उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर भी खूब हर्षित हो जाते हैं। ग्रामीण जीवन तो पूरी तरह से कृषि पर आश्रित होता है। कृषि कार्य वर्षा होने पर ही आरंभ होता है। गांव के लोग उसी प्रकार बादलों के आने के प्रति उत्सुक रहते हैं, जैसे शहरी दामाद के आने के प्रति उत्सुकता दिखाते हैं। गांव में मेघ के आने पर दरवाजे खिड़कियां इसलिए खुलने लगी ताकि महिलाएं मेघ रूपी मेहमान को देख सकें। मेघ के आने से गांव का वातावरण उल्लासमय हो गया। लोग दरवाजे खिड़कियां खोलकर मेघ को देखने लगे और मेघ के आने की सूचना देने उनके आगे आगे बयार हवा प्रसन्नता पूर्वक चल रही है। इस काव्यांश में बादल और हवा का मानवीकरण किया गया है। दूसरा काव्यांश। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बागी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। यहाँ मेहमान के रूप में आए बादल को पेड़ गर्दन ऊंची करके देखने लगे। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, आंधी चलने से धूल उड़ने लगी। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई लड़की अपना घाघरा उठाए भागी जा रही है। नदी ठिठक कर मेहमान को यूं देखने लगी जैसे गांव की कोई स्त्री
तिरछी नज़र से मेहमान को देखती है। ऐसा करते हुए वह अपने घूंघट को उठाकर लज्जा के कारण तिरछी निगाह से देख रही है। फिर से देखिए, पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। मेहमान जब आ गए तो मेहमान के रूप में आए बादल को पेड़ गर्दन ऊंची करके देखने लगे। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। आंधी चलने से धूल उड़ने लगी, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई छोटी लड़की अपना घाघरा उठाए भाग रही है। बाकी चितवन उठा, नदी छिटकी घूंघट सर के। नदी ठिठक कर मेहमान को यूं देखने लगी जैसे गांव की कोई स्त्री तिरछी नजर से मेहमान को देखती है। मेघ आने के पहले तेज हवा चलने लगी। हवा के कारण पेड़ कभी झुक जाते थे तो कभी उठ खड़े होते थे। ऐसा लगता था कि वे खुश होकर मेघ रूपी मेहमान को देखने के प्रयास में गर्दन उचकाए हुए झुक रहे हैं। अब तीसरा देखते हैं। बूढ़े पीपल ने आके बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी। बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की। हरसाया ताल लाया, पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इसमें कवि कह रहे हैं, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। मेहमान रूप में आए बादल को देखकर पीपल ने आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत किया। बरस बाद सुधी लीनी, साल भर से बादल रूपी पति से मिलन न होने के कारण व्याकुल लता। बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की। व्याकुल लता दरवाजे की ओट में होकर बोली, तुम्हें पूरे एक साल बाद मेरी याद आई है। हरसाया ताल लाया, पानी परात भर के। मेघ रूपी मेहमान को देखकर तालाब प्रसन्न हो गया और परात में पानी भर लाया ताकि मेहमान के पैर धो सके। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इस तरह मेघ सज धज कर आए। फिर से देखिए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जो सबसे बूढ़ा पीपल का पेड़ था, सबसे पुराना पीपल का पेड़ था, उसने आगे बढ़कर आने वाले मेहमान, मेघ रूपी मेहमान का स्वागत किया। और बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की। बरस बाद सुधी लीनी। और लता रूपी नायिका किवाड़ के ओट में खड़े होकर शिकायत करते हुए कह रही है कि तुम्हें, आने वाले अतिथि से कह रही है कि तुम्हें पूरे एक साल बाद मेरी याद आई। हरसाया ताल लाया, पानी परात भर के। यहाँ तालाब उस नायिका के भाई के रूप में है। तो मेघ रूपी मेहमान को देखकर तालाब बहुत प्रसन्न हुआ और परात में पानी भर के लाया ताकि आने वाले अतिथि का वो पैर धो सके। चौथा काव्यांश देखते हैं। क्षितिज अटारी गहराई, दामिनी धमकी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इस चौथे काव्यांश में कवि कहता है कि आकाश में बादल घिर गए हैं चारों ओर। क्षितिज अटारी गहराई, दामिनी दमकी। क्षितिज वह स्थान है जहाँ पर आकाश और पृथ्वी मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। अटारी का अर्थ है छत, दामिनी का अर्थ है बिजली। कवि कह रहे हैं कि क्षितिज रूपी अट्टालिका पर बादल गहराते जा रहे हैं। घने घने बादलों में बिजली चमकने लगी है। लोगों के मन में समाया भ्रम। क्षमा करो गांठ खुल गई है भरम की। लोगों के मन में जो ये भ्रम था, वो भ्रम धीरे धीरे हटने लगा। वो भ्रम क्या था कि उन्हें लगा कि अब बादल जरूर बरसेंगे। उनको पहले ये शक था कि पता नहीं बादल बरसेगा या नहीं। अटारी पर खड़ी नायिका के मन से भी भ्रम मिट गया। उसने अपने मन में उमड़े संदेह के लिए मेहमान से क्षमा मांगी। उसके मन में भी ये संदेह था कि पता नहीं उसके पति आएंगे उससे मिलने के लिए एक साल बाद या नहीं। तो जब वो मिलने के लिए आ गए तो उसके मन में जो वो भ्रम था कि वो नहीं आएंगे, वो भ्रम उसका दूर हो गया। यह देख मेहमान की आंखों से
बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, यह देख मेहमान की आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरने लगे, अर्थात वर्षा होने लगी। इस तरह बादल सज संवर कर गांव में आए और बादलों के आने से एक उल्लास का वातावरण चारों ओर गांव में छा गया। फिर से पहला काव्यांश देखते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। कवि कह रहा है कि मेघ रूपी अतिथि खूब सज धज के तैयार होके गांव में आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, और जब वो आए हैं यानी आकाश में जब बादल छा गए और गांव में अतिथि दामाद रूपी अतिथि आए हैं, तो तेज तेज आगे हवा उनका आगमन की सूचना देने के लिए तेज तेज हवा चलने लगी। जब तेज हवा चलने लगी तो सभी गांव की स्त्रियां अपने दरवाजे खिड़कियां खोलकर आने वाले मेहमान को देखने लगी। पाहुन, पाहुन का अर्थ है अतिथि। पाहुन ज्यों आए हो, तो ऐसा लग रहा है जैसे गांव में कोई शहर का मेहमान अतिथि आया हुआ है। और जब वो अतिथि आ गया तो दूसरा काव्यांश, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। तो जो पेड़ है वो आकाश में छाए बादलों को गर्दन ऊपर नीचे करके उसे देखने लगे, क्योंकि हवा भी तेज चल रही है। साथ ही जो गांव के लोग हैं वो भी अपना सिर ऊंचा कर करके आने वाले मेहमान को देखने लगे। हवा तो चल ही रही थी, आंधी चली मतलब हवा का की गति और तेज हो गई। जब गति तेज हो गई हवा की, तो धूल भागी घाघरा उठाए तो धूल और तेज उड़ने लगी। जब धूल तेज उड़ने लगी तो कवि को ऐसा लग रहा है कि गांव की छोटी छोटी लड़कियां अपना घाघरा उठाकर आने वाले मेहमान की सूचना देते हुए दौड़ रही हैं आगे आगे। बागी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सर के। और उसके बाद जो गांव की स्त्रियां हैं, नदियां यहाँ पर गांव की स्त्रियों का प्रतीक है। नदियां ठिठक कर यानी एक जगह रुक कर आकाश में छाए बादलों को घूंघट सरका कर देख रही हैं। दूसरा अर्थ है इसका कि गांव में आने वाले मेहमान को, जो गांव की स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां अपना घूंघट सरका के टेढ़ी नज़र से आने वाले मेहमान को देख रही हैं। तीसरा काव्यांश, और उसके बाद बूढ़े पीपल ने यानी जो गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, उसने आगे बढ़कर जुहार की, जुहार यानी स्वागत किया आने वाले मेहमान का। और मेघ का स्वागत किसने किया? सबसे पुराने पीपल के पेड़ ने। बरस बाद सुतिलीनी बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की। उसके बाद लता, लता रूपी नायिका ने, ओट यानी किनारे हो गए, किवार यानी किवाड़, किवाड़ की ओट में किनारे खड़े होकर शिकायत करते हुए बोली। लता रूपी नायिका अपने पति से बोली और लता आकाश में छाए बादलों से बोली कि तुम्हें 1 साल बाद मेरी याद आई। इसके बाद हरसाया ताल लाया पानी बरात भर के। जो ताल या ताल का अर्थ है तालाब। ताल रूपी नायिका का भाई खूब प्रसन्न हो गया आने वाले अतिथि को देख के, और परात में पानी भर के आने वाले अतिथि का स्वागत करने के लिए पानी लेके आगे आया। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। उसके बाद क्षितिज में, क्षितिज रूपी अटारी पर दामिनी दम की, तेज बादल खूब गहरे हो गए, काले काले बादल छा गए चारों ओर आसमान में, और तेज बिजलियां चमकने लगी। और छत पर नायक और नायिका का आपस में मिलन हुआ। क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की। तब नायिका ने अपने आने वाले पति से कहा कि मुझे क्षमा करना, मुझे ये भ्रम था कि पता नहीं तुम आओगे या नहीं आओगे। इसी तरह लता रूपी नायिका ने आकाश में छाए बादलों से भी कहा कि मुझे ये भ्रम था कि पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी, तो अब तुम बारिश होने से, तुम्हारे आकाश में छा जाने से मेरा ये भ्रम दूर हो गया। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठर के। अब साथ ही उनके सब्र का बांध टूट गया और आकाश में छाए बादलों से पानी बरसने लगा, और नायक नायिका के आंखों से खुशी के मिलन के अश्रु बहने लगे। यानी नायक नायिका का मिलन हो गया, उनके प्रेम रूपी अश्रु बहने लगे, और साथ ही आकाश में छाए बादलों से वर्षा होने लगी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लिख लीजिए इसे। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। बहुत सारी
गतिशील क्रियाएं हुई हैं। जैसे पहला है कि जैसे ही मेघ रूपी मेहमान आते हैं तो बयार यानी हवा नाचते गाते हुए चलने लगती है। फिर दूसरे नंबर पे दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगती हैं। फिर आंधी चलने लगती है, धूल उड़ने लगती है और नदी एक जगह रुक कर आने वाले मेहमान को तेज नज़र से देखने लगती है। पेड़ भी आने वाले मेहमान को देखने के लिए अपनी गर्दन ऊंची नीची करने लगते हैं। फिर पीपल अर्थात गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत करता है। लता रूपी नायिका पेड़ों में या किवाड़ के किनारे छुप जाती है और आने वाले अतिथि को देखती है और क्षितिज रूपी अटारी पर बिजली चमकने लगती है और तालाब द्वारा पानी भर के लाना और साथ ही अंत में तेज बारिश का होना। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल, पेड़, नदी, लता और ताल। तो धूल यहाँ किशोरी लड़की का प्रतीक है, छोटी लड़कियाँ गांव की। पेड़ गांव के जो पुरुष हैं। नदी गांव की जो विभिन्न औरतें हैं और लता उस आने वाले अतिथि की पत्नी है। ताल नायिका का भाई है। तीसरा प्रश्न, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो किस तरह देखा? व्याकुल होकर उसे देखा, किवाड़ की ओट में खड़े होकर देखा और उससे नाराज़गी प्रकट करते हुए कहा कि तुम पूरे 1 साल बाद मुझसे मिलने आए हो। चौथा प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है उसमें, क्षमा करो गांठ खुल गई है भरम की। इसमें इस पंक्ति में अभी आपने देखा है कि इस पंक्ति में नायिका, लता रूपी नायिका मेघ रूपी मेहमान से क्षमा मांगते हुए कह रही है कि मुझे माफ़ करना, क्योंकि 1 साल तक तुम्हारे न आने का जो मेरे मन में भ्रम बन गया था वो अब भ्रम दूर हो गया। दूसरा है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। इसमें नदी में जो लहरें उठती रहती हैं हमेशा, तो जब आकाश में बादल छा गए तो एक पल के लिए नदी रुक सी गई और आकाश में छाए बादलों को देखने लगी। साथ ही दूसरा अर्थ है कि नदी रूपी जो विभिन्न और महिलाएं हैं वो गांव में आने वाले मेहमान को घूंघट सरका कर तिरछी नज़र से देखने लगी। पांचवा प्रश्न, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ? यह भी हमने पहले प्रश्न में इसकी चर्चा की थी। छठा प्रश्न, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? तो बादल काले काले घुंघराले बादल होते हैं, इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। बादलों के बीच कभी कभी सतरंगी इंद्रधनुष भी दिखता है, इससे बादलों का सौंदर्य और बढ़ जाता है। बादलों के आगमन की सूचना देती या अगवानी करती हुई हवा भी आती है। बादल गांव में सज धज के मेहमान के रूप में आते हैं। सातवां प्रश्न, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो मानवीकरण वो अलंकार होता है जब हम किसी प्रकृति की चीज़ का मानवीय क्रियाओं के साथ उसका वर्णन करते हैं। तो पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है, जैसे मेघ आए, नाचती गाती बयार चली, पेड़ झुक झांकने लगे, धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठी नदी ठिठकी, बूढ़े पीपल ने जुहार की, बोली अकुलाई लता, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। ये सारे मानवीकरण के उदाहरण हैं। रूपक अलंकार का केवल 2 ही उदाहरण है। पहला है क्षितिज अटारी गहराई और दूसरा है मिलन के अश्रु ढरके। क्षितिज अटारी में है क्षितिज रूपी अटारी और मिलन के अश्रु ही वर्षा के जल है। 8वां प्रश्न, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। तो बहुत सारे रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ इसमें, जैसे मेहमान के आने पे खुशी छा जाना, गांव वालों द्वारा मेहमान को उत्सुकता पूर्वक देखना, बड़ों बूढ़ों द्वारा स्वागत सत्कार किया जाना, फिर घर के किसी सदस्य द्वारा जैसे भाई का पानी लाना, हाथ पैर धुलवाने का प्रबंध करना।
ये सारे रीति रिवाजों का इस कविता में वर्णन हुआ है। उसके बाद 9वां प्रश्न, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। ये तो पूरी इसमें पूरी कविता का अर्थ आ जाएगा, एक बार मेघ का और एक बार बात उसका आने वाले मेहमान का कि उनके आने पर क्या क्या हुआ। फिर 10वां प्रश्न, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब इसका काव्य सौंदर्य लिखना है, तो पहले हम भाव्य सौंदर्य देखेंगे। गांव में मेघ रूपी बादलों के आने का सजीव चित्रण किया गया है। इन 2 पंक्तियों में किस चीज़ का वर्णन है? मेघ रूपी मेहमान के आने का वर्णन है। शिल्प सौंदर्य इसका भाषा आम बोलचाल के शब्दों से युक्त है, जिसमें चित्रात्मकता है, यानी एक हमारी नज़र के सामने एक चित्र सा खिंच जाता है। सजे धजे मेहमान द्वारा बादलों को उपमानित करने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। पाहुन ज्यों आए हों, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, इसमें मानवीकरण अलंकार तो है ही, साथ में बड़े बंठन के में बा और का, बंठन के सवर के का और बा का वर्णों का बार बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। धन्यवाद।